हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और आपने संविधान सीरीज पढ़ ली होगी। संविधान में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने मूल अधिकारों को पढ़ा। धीरे धीरे करके हम भाग 5 तक पहुंच गए हैं। भाग 5 अब खत्म ही होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आगे बढ़ना। मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको 107 यानी कि 107 जिसमें साधारण विधेयक की चर्चा है पढ़ा दिया था। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आइए चलिए ध्यान समझिए। जो संविधान का अनुच्छेद 108 है, अनुच्छेद 108 है, इसमें है संयुक्त अधिवेशन। इसमें क्या है? संयुक्त अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है सत्र, ठीक है, सेशन। समझ रहे हैं? अधिवेशन एक सेशन, बैठक होती है, साथ में बैठक। साथ में बैठक किसकी? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की एक साथ जब बैठक होती है उसी को बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। क्या बोलते हैं? संयुक्त अधिवेशन। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है दोस्त? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसकी बैठक कहाँ होगी, क्योंकि हर एक जो है आपका, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 500 जो आपका 52 सीटें थी, अभी 550 बची हैं। लेकिन राज्यसभा में 250 सीटें हैं। अगर दोनों को एक साथ बैठाए, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन का मतलब है दोनों जो है एक साथ बैठाया जाएगा, ठीक है। सत्र चलेगा लेकिन संयुक्त में, यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ बैठाया जाएगा, वो संयुक्त अधिवेशन है। और इसी बैठक कहाँ होती है? ध्यान रखिए, केंद्रीय कक्ष में होती है। कहाँ होती है? केंद्रीय कक्ष में। केंद्रीय कक्ष बोले तो सेंट्रल हॉल। क्या? सेंट्रल हॉल। संयुक्त अधिवेशन की बैठक कहाँ होती है? सेंट्रल हॉल। किधर होती है? सेंट्रल हॉल यानी केंद्रीय कक्ष में। तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। बैठक कहाँ होती है? केंद्रीय कक्ष यानी सेंट्रल हॉल में। कहाँ होता है? सेंट्रल हॉल में, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आगे समझिए जरा। ये जो संयुक्त अधिवेशन है, ये जो संयुक्त अधिवेशन है क्यों होता है? ये संयुक्त अधिवेशन क्यों होता है? क्या कारण है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा क्यों होता है कारण। तो ध्यान रखिएगा, सदन में गतिरोध हो जाए। क्या हो जाए? सदन में गतिरोध हो जाए। सदन में गतिरोध। सदन में गतिरोध का मतलब क्या है? सदन में गतिरोध का मतलब है कि ध्यान रखिएगा, चाहे वो जो है आपका संसद का कोई भी जो है, संसद के दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अगर यहाँ गतिरोध, गतिरोध मतलब रुकावट, अगर कोई नया कानून बन रहा है तो इसमें अगर रुकावट आ रही है, यानी गतिरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? गतिरोध। जैसे हम कोई चीज जो है आपका नीचे फेंक देते हैं, यदि जो है आपका बहुत चिकना रहा तो जो है आपका बहुत दूर तक चला जाएगा, अगर बहुत ही उबड़ खाबड़ है तो रुक जाएगा, गतिरोध होता है। उसी तरीके समझिए, जब कानून बनता है ना तो कहीं कहीं रुका, जैसे लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में नहीं पास होता है, लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में रुक गया। अब राज्यसभा में रुक गया तो क्या हो जाएगा? सदन में गतिरोध हो रहा है, दोनों काम तो नहीं हो पा रहा है ना। बात क्लियर हो रही है आपको? समझ रहे हैं आप बात? तो सदन में गतिरोध यानी संसद की कार्यवाही में रुकावट आती है। एक कानून पास हो गया इधर, दूसरे में नहीं पास हुआ, या रोक लिया उसने, है ना। तो ऐसे हो जाता है तो उसे बोलते हैं सदन में गतिरोध। जब भी सदन में गतिरोध होगा तब क्या आएगा? संयुक्त अधिवेशन। यानी गतिरोध होता है तो संयुक्त अधिवेशन एक अच्छी प्रक्रिया है कि उससे हम जो है कोई भी कानून जो है पास करवा सकते हैं, है कि नहीं। गतिरोध होगा तो एक ही कारण, कैसे होता है वो बाद में समझेंगे। आप बात यहां समझिए कि इसको बुलाता कौन है, क्यों इसे लाया जाता है। तो जब गतिरोध यानी रुकावट हो तभी लाया जाएगा, ठीक है। आगे जरा समझिए दोस्त, कारण क्या है? गतिरोध के ही कारण क्या है? गतिरोध, रुकावट यानी गतिरोध, रुकावट क्यों आ रही? तो ध्यान रखिएगा, यदि एक सदन दूसरे सदन का विधेयक क्या करे, विधेयक जो है आपका, विधेयक जो है आपका रोक ले, विधेयक क्या करे? रोक ले। समझ रहे हैं?
अगर एक सदन यानी लोकसभा में कोई कानून जो है विधेयक कोई पास हुआ है, राज्यसभा में जो है रोक दिया गया, राज्यसभा में अस्वीकार कर दिया गया, पास ही नहीं हुआ, ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया, दूसरे सदन में अस्वीकार कर दिया जाए तो गतिरोध कारण क्या है? जैसे लोकसभा में हम कोई जो है कानून नया बना रहे हैं या संशोधन कर रहे हैं, वो सॉरी नया कानून बन रहे हैं, तो अगर एक सदन है यानी लोकसभा से राज्यसभा में जा रहा है तो राज्यसभा अस्वीकार कर दे, इसको पास ही ना करे, तब क्या आ जाएगा? संयुक्त अधिवेशन आएगा। क्या आएगा? संयुक्त अधिवेशन आएगा। और दूसरा बच्चा समझो, या फिर एक सदन दूसरे सदन का के सुझाव को अस्वीकार करे। सुझाव क्या करे? अस्वीकार। कोई सदन बोले कि देखिए ऐसा है, इस कानून में ये होना चाहिए, ठीक है, तो दूसरा सदन बोले कि नहीं भैया नहीं पास होगा, ठीक है। ज्यादातर गड़बड़ी किधर आएगी? राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा में सरकार बनती है, जिसके पास सांसद जो है लोकसभा के ज्यादा होंगे, सरकार। राज्यसभा में तो ऐसा नहीं होता कि हर चीज उसमें तो विपक्ष के भी सांसद बैठे हुए हैं तो रोक लेते हैं, ठीक है। तो एक सदन दूसरे सदन के विधेयक को अस्वीकार कर दे। दूसरा पॉइंट है कि एक सदन दूसरे सदन सुझाव कोई दे रहा हो तो उसको भी रोक दे, तब जो है संयुक्त अधिवेशन लाया जाएगा। इसमें तीसरा कारक क्या है? तीसरा कारक, तो तीसरा कारक समझिए, यदि एक सदन दूसरे सदन का कोई विधेयक या प्रस्ताव है, विधेयक या प्रस्ताव, उसको 6 माह तक रोक ले, 6 माह तक रोक ले, यानी लोकसभा से विधेयक पारित होके आया था, राज्यसभा में 6 माह तक रुक गया, पास ही नहीं हुआ, तब क्या ले आएंगे हम? संयुक्त अधिवेशन। तब क्या ले आएंगे दोस्त? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्यों लाना है तो आप जरा समझिए। इधर संसद है, ये संसद के 2 हाउस है। संसद क्या है? 2 हाउस है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। आप जानते हैं कि लोकसभा में कितनी सीट है? 545 लोग जो है निर्वाचित हैं, सीटों पर क्या है? निर्वाचित है। यहाँ 245 लोग। हालांकि आप तो जानते हैं कुल सीट 250 है, यहाँ पर कुल सीट अभी कितनी बची है? 550। कितनी बची है? 550, ठीक है। तो 545 सीट इसमें, 245। जब भी लोकसभा से कुछ पास होकर राज्यसभा में जाता था तो यहाँ गतिरोध हो जाए, राज्यसभा रोक लेती थी। या राज्यसभा से जो है आपका कोई कानून है स्टार्ट हुआ, जैसे यूपीएससी पर कानून बनाना इसका काम है, तो यहाँ रुकावट आ जाए, है ना। तो ये 3 कारण है कि एक सदन दूसरे सदन के विधेयक को रोक ले रहा है, सुझाव को अस्वीकार कर दे रहा है, 6 महीने से ज्यादा जो है आपको कोई विधेयक रोक ले रहा है, तब संयुक्त अधिवेशन हम लाते हैं, ठीक है। कोई दोस्त दिक्कत तो नहीं है ना? ये आप जरा समझिए संयुक्त अधिवेशन क्यों है। तो संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदन में जो है आपका यहाँ सीट से पारित हो, जैसे आपका बहुमत पारित हो गया लेकिन यहाँ बहुमत से रुक गया, तो बार बार रुकावट गतिरोध होता है, तो क्या किया जाता है? इन दोनों का जो है बहुमत मिला लिया जाता है। इन दोनों को बहुमत मिलाओगे तो आपका कितना हो जाएगा? 790। कितना हो जाएगा? 790, ठीक है। इसका आधा अगर कर दें हम, इसका क्या करें? आधा कर दें, तो 790 जो आधा हो जाएगा वो कितना होगा दोस्त? दोस्त यहां समझिए, 790 अगर हम जो है इसका जो है आधा करें, ठीक है, 790 का आधा करें तो ये हो जाएगा बच्चा कितना? 395। कितना? 395। अगर आप लोकसभा से कुछ पारित कर रहे हैं, लोकसभा से कुछ पारित कर रहे हैं, यानी हमें वहां पर बहुमत अगर चाहिए तो 50% बहुमत साधारण के लिए होता है, विशेष बहुमत के लिए हमें 60% चाहिए होता है, वहां से अगर पास हो जाए। लेकिन राज्यसभा में दिक्कत आ जाती है कि राज्यसभा में विपक्ष के सांसद भी ज्यादा है ना। तो संयुक्त अधिवेशन का फायदा यह है कि 395 लोग, सरकार के पास ही 200 जो है आपका 73 लोग रहते हैं, और जो है आपका कम सांसद के लगभग इसमें जो है आपका 100-150 चाहिए हो जाता है ना। तो 300 संयुक्त अधिवेशन में ये कि बहुमत जो है आपका सरकार के पक्ष में ज्यादा आ जाती है, सरकार पक्ष में क्या होता है? ज्यादा आ जाती है। तो संयुक्त अधिवेशन इसलिए क्योंकि पास किया जा सके कोई कानून, ठीक है, यहाँ रुकावट आ रही थी तो यहाँ पास किया जा सके, क्योंकि यहाँ बहुमत सरकार के पक्ष में जाती हुई दिखती है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? 395 बहुमत आधी हो जाएगी, और क्या होगा? इसमें पास हो जाएगा। जैसे उसमें हम 273 से 50% या 60%, तो फिर हमें 60% चाहिए। विपक्ष का वोट लेकर हम लोकसभा से कोई कानून पारित किए, राज्यसभा में आए तो वो पास ही नहीं हुआ। बताओ, इतनी मेहनत से लाया गया वो पास नहीं। इसीलिए है जब गतिरोध आए कानूनों में तो गतिरोध में क्या करते हैं? हम संयुक्त अधिवेशन लाते हैं। क्या ले आते हैं? संयुक्त अधिवेशन लाते हैं। कोई दिक्कत? तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। बैठक कौन करता है? केंद्रीय कक्ष में बैठक होती। क्यों? सदन में गतिरोध यानी रुकावट आ रही है पास करने में कोई कानून को। गतिरोध कारण क्या है? एक सदन दूसरे सदन के विधेयक को अस्वीकार करे या सुझाव को मना कर दे, या फिर
एक सदन से पारित हुए विधेयक को 6 माह तक रोक ले, ठीक है। जैसे राज्यसभा अगर रोक लेती लोकसभा विधेयक तो क्या मतलब है, वहीं पड़ा रह जाएगा। इसीलिए आता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्यों? क्योंकि इसमें बहुमत जो है सरकार के कंट्रोल में, ज्यादातर बहुमत उन्हीं की जो है सापेक्ष में देखती है। इसमें भी कठिन है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ अगर 273 में सरकार बन रही है आधे बहुमत में, तो उसमें जो है कम ही बहुमत चाहिए राज्यसभा के लोग, क्योंकि सब एक साथ बैठे हुए हैं ना, लोकसभा राज्यसभा के लोग एक साथ 790 लोग बैठे हैं, उसमें आधा चाहिए हमें। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। आइए जरा समझिए आगे। अब जरा ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन जो है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो किस पे नहीं आ सकता। तो संयुक्त अधिवेशन ध्यान रखिएगा, ये धन विधेयक पर आप नहीं ला सकते। संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक पर आप नहीं ला सकते हैं, ठीक है। धन विधेयक पर नहीं हो सकता, ना ही महाभियोग पर हो सकता है, ना ही महाभियोग पर हो सकता, और ना ही संशोधन विधेयक पर, ना ही संशोधन विधेयक, यानी हम कोई संविधान संशोधन कर रहे हैं तब भी नहीं ला सकते हैं। तो ये तीनों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते हम। ये तीनों पर संयुक्त क्यों? धन विधेयक पर नहीं लाए क्योंकि सरकार के पक्ष में ही तो रहेगा। संयुक्त अधिवेशन में ज्यादातर वोट किसके पक्ष में आ जा रहा है? सरकार के। महाभियोग में बहुत जल्दी हट जाएगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। संशोधन विधेयक इसलिए क्योंकि जो है आपका सभी को भागीदारी होनी चाहिए, कोई बात अगर संशोधित की जा रही है ना, तो इस पे जो है आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं आता है, इसके ऊपर संयुक्त अधिवेशन नहीं आता है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है बालक? कोई दिक्कत नहीं ना संयुक्त अधिवेशन में। ये बात हो गई। और ध्यान रखिएगा बच्चा, जो संयुक्त अधिवेशन है, ये जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन किसी पर आया है? कोई कहे एग्जाम्पल बताओ किसी पर आया? तो बिल्कुल आया है। 1961 में जो है आपका बिल्कुल आया था, दहेज उन्मूलन पर। किस पे आया था? दहेज उन्मूलन पर संयुक्त अधिवेशन आया था। अगर मैं बात करूं 1972 में इसके लिए बैंकिंग सुधार किए गए। क्या किए गए थे? बैंकिंग सुधार किए गए थे, बैंकिंग सुधार किए गए थे। अगर मैं बात करूं जो है 2002 की, कब की? 2002 की, तो इसमें पोटा अधिनियम आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, एक्टिविटीज जो था 2002 में पोटा एक्ट जो आया था, इस पे इन तीनों कानूनों पर क्या आया? संयुक्त अधिवेशन आया। क्या है? संयुक्त अधिवेशन। कोई दिक्कत बालक यहाँ तक संयुक्त अधिवेशन में? कोई दिक्कत नहीं ना। एक पॉइंट और याद रख लो बच्चा, ठीक है, ये जो संयुक्त अधिवेशन है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त अधिवेशन बालक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए इसको आप जो है लिख लीजिए। आइए आगे चलते हैं, ध्यान समझिए आगे। 108 में संयुक्त अधिवेशन था, कैसे था आपने समझ लीजिए। आइए आगे चलते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 में क्या है? तो इसमें धन विधेयक पारित करने की विधि है। धन विधेयक पारित करने की विधियां है, ठीक है। धन विधेयक पारित करने की विधि है, इसे बताया गया है कैसे कैसे क्या क्या जो है आपका धन विधेयक पर होगा, ठीक है। ध्यान समझिए, धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक मनी बिल जो होता है, धन विधेयक वो जो है आपका लोकसभा से ही प्रारंभ होगा, लोकसभा से ही प्रारंभ होगा, ठीक है। लोकसभा में ही क्या होगा? प्रारंभ होगा। यानी धन विधेयक को किस सदन में पहली बार लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। यानी धन विधेयक कहां से स्टार्ट होगा दोस्त? लोकसभा से। कहां से? लोकसभा। धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक, इसको राष्ट्रपति जो है आपका, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इस पे पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए बिल्कुल नहीं लौटा सकते हैं, ठीक है। पुनर्विचार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सुझाव, राज्यसभा के सुझाव के लिए बाध्य नहीं है, राज्यसभा के सुझाव के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। धन विधेयक में अगर राज्यसभा सुझाव दे रही कि ये ऐसा ऐसा जो है होना चाहिए, तो राज्यसभा की कोई बात नहीं सुननी, ठीक है। हाँ, अगर कोई सुझाव मिल रहा है तो देखेंगे अच्छा होगा तो ले लिया जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो धन विधेयक वो सबसे पहले स्टार्ट कौन सदन में होता है? लोकसभा में। कहाँ स्टार्ट होता है? लोकसभा में। राष्ट्रपति इस पे कोई पुनर्विचार कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। राज्यसभा सुझाव के लिए बाध्य है क्या? लोकसभा तो नहीं है। राज्यसभा सुझाव के लिए बाध्य है तो नहीं है। पुनर्विचार हो सकता है?
तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, आगे जरा समझिए। धन विधेयक जो है आपका, इसको राज्यसभा, 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकती। 14 दिन इसको रोक सकती है बस, इसके अलावा नहीं रोक सकती। समझ रहे हो, 14 दिन तक रोक सकती है, इसके बाद धन विधेयक स्वतः ही पास हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक पर जो है आपका अंतिम जो निर्णय होता है, अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष। बात क्लियर हो रही है आपको? यानी जो मनी बिल होता है दोस्त, वो जो है आपका प्रारंभ कहाँ होता है? लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा में पहले नहीं प्रारंभ होगा। कहाँ सदन धन विधेयक पेश कहाँ किया जाएगा? लोकसभा में। ठीक है, और राष्ट्रपति पुनर्विचार इस पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा सुझाव दे, माना जाएगा नहीं माना जाएगा, बाध्य नहीं है, कंपलसरी नहीं कि राज्यसभा की बात माने हम। ठीक है, राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक पर अंतिम जो निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर जो है आपका, ये तो यहाँ विधिक चर्चा है। किसकी चर्चा है? विधि की। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 109 में क्या है? मनी बिल पास करने की विधि है कि क्या क्या इसमें नियम कानून लिखे हैं। ठीक है, आइए जरा आगे समझिए, आगे समझिए। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। क्या है इसमें? धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की क्या है? परिभाषा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक क्या है? ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि पर भारित हो। संचित निधि क्या है? तो भारत का खजाना, जहां सब जमा हो रहा है। ठीक है, भारत का खजाना इसे कहा जा सकता है। क्या तक कह सकते हैं आप? भारत का खजाना। हम छोटे छोटे थे तो याद करते थे कि भारत का पूरा पैसा कहाँ इकट्ठा होता है, कोई बड़ा सा महल होगा वहां सब पैसा इकट्ठा किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के जो है आपका बैंक अकाउंट होते हैं, वहां पर जो है जमा होते हैं। ठीक है, पैसा अलग अलग बैंक अकाउंटों में। तो भारत की जो संचित निधि होती है, उस पे जो है आपका जो भारित जो आपका विधेयक बिल होता है उसे धन विधेयक बोलते हैं। क्या? धन विधेयक की परिभाषा है। अब जरा समझिए, जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक में क्या क्या आता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें टैक्स को बढ़ाना घटाना, टैक्स को अगर बढ़ाना है या घटाना है तो धन विधेयक में आएगा। अगर सरकार टैक्स घटा बढ़ा रही है तो कौन से बिल, कौन से विधेयक के तहत घटाएगी? धन विधेयक के तहत। किसके तहत? धन विधेयक के तहत ही टैक्स को बढ़ाना है घटाया जाएगा। जैसे हमने विदेश से लोन लिया है, विदेश से क्या किया हमने? लोन लिया। ठीक है, अगर हमने विदेश से ऋण लिया है तो वो भी किस पे भारित होगा? संचित निधि पर। किस पे? संचित निधि पर। बात क्लियर हो रही है आपको? धन विधेयक क्या है? वह ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि यानी भारत के खजाने पर निर्भर होता है। ठीक है, यानी कि जो भारत जितना टैक्स कलेक्शन करता है, जितना भी भारत सरकार कमाती है वो। ठीक है ना? धन विधेयक जो आपका टैक्स, धन विधेयक क्या क्या आता है? धन विधेयक में तो टैक्स को बढ़ाना घटाना आता है। विदेश से जो हम ऋण देते हैं वो भी धन विधेयक पर होता है। ठीक है, जरा समझिए। आप कोई पूछे बच्चा कि धन विधेयक में नहीं आता, क्या नहीं आता है धन विधेयक में, तो बच्चा उसमें ध्यान रखिए, धन विधेयक में जुर्माना नहीं आता। क्या नहीं आता? जुर्माना नहीं आता है। ना ही जो है आपका लाइसेंस का पैसा आता है। लाइसेंस के लिए जो पैसा दिया जाता है ना सरकार को, जुर्माना नहीं आएगा, ना लाइसेंस पैसा आ जाएगा, ना ही स्थानीय टैक्स आएगा, ना ही स्थानीय टैक्स। यानी जो आपके स्थानीय टैक्स होते हैं ये सब जो है आपका लाइसेंस, जुर्माना, स्थानीय टैक्स मतलब जैसे जिला में कहीं मेला ओला नौटंकी वगैरह लगी है, उसके लिए सब कलेक्शन हो रहा है पूजा पाठ के लिए, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, वो धन विधेयक में आता ही नहीं है। स्थानीय टैक्स, लाइसेंस, जुर्माना, ये सब जो है धन विधेयक में नहीं आता है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए जरा आगे समझिए, आगे समझिए दोस्त। कोई दिक्कत नहीं ना आपको? पीछे आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? 109 में धन विधेयक पारित करने की विधि थी कि लोकसभा में प्रारंभ होगा, राष्ट्रपति विचार नहीं कर सकते हैं, राज्यसभा सुझाव के बाध्य नहीं है, राज्यसभा में 14 दिन रोक सकती है। धन विधेयक अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष को होता है। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है, संचित निधि पर जो भारित जितनी भी चीज सब धन विधेयक में है। धन विधेयक में क्या आता है? टैक्स को बढ़ाना घटाना, विदेश से लोन लिया जाता है। क्या नहीं आता? जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स जो होता है वो धन विधेयक में नहीं आता। क्लियर? आइए जरा अगला अनुच्छेद समझिए। अगला अनुच्छेद है 111, अनुच्छेद 1 ठीक है, इसमें क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति की
बाधित शक्तियां हैं। राष्ट्रपति क्या है? बाधित शक्तियां हैं, पावर्स रखी गई हैं, वीटो पावर्स कह लीजिए आप, ठीक है, निषेधाधिकार शक्तियां हैं। तो इसमें जरा समझिए राष्ट्रपति की जो बाधित शक्तियां हैं, मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है, समझिए जरा। राष्ट्रपति की बाधित शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की बाधित शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की बाधित शक्तियां, ठीक है, वीटो पावर्स कह लीजिए आप, ठीक है। जरा समझिए इसमें क्या क्या रखा गया था। तो एक समझ लीजिए, जैसे एक है अत्यंतकारी वीटो। क्या है? अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो क्या है? इसे इंग्लिश बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? इसमें जो है आपका, इसमें राष्ट्रपति जो है, इसमें क्या होता था? इसमें राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को रद्द कर सकते थे, समझ रहे हो? इसमें एब्सोल्यूट पावर क्या होती थी जो राष्ट्रपति को दी गई थी? इसमें किसी विधेयक को राष्ट्रपति रद्द कर सकते थे, लेकिन इसमें संशोधन करके इसको जो है आपका खत्म, ये समाप्त कर दिया गया है। इसे क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया बच्चा। इसे क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इसे समाप्त कर दिया गया है। कौन संशोधन करके? 42वां संशोधन। कौन सा? 42वां संशोधन करके ये पावर राष्ट्रपति से छीन ली गई है, ठीक है, कि राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को समाप्त करेगा, नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात दोस्त? कोई दिक्कत नहीं ना? समझिए आगे। दूसरा जो राष्ट्रपति के पास जो आपका पावर थी, ये तो हो गई पहला दोस्त, ठीक है, अत्यंतकारी वीटो यानी एब्सोल्यूट जो वीटो होता था, उसमें राष्ट्रपति किसी भी जो है विधेयक को, कोई भी ऐसा कानून आ रहा है तो उसको रद्द करने की पावर थी उसके पास। इसे समाप्त कर दिया गया है 42वां संशोधन करके 1976 में। कोई दिक्कत? दूसरा समझिए। दूसरा सस्पेंसिव, ठीक है, निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सस्पेंसिव वीटो। ये क्या होता है दोस्त? सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? तो ध्यान समझिए इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें राष्ट्रपति जो है आपका, और राष्ट्रपति किसी विधेयक पर पुनर्विचार कर सकते हैं, किसी विधेयक पर पुनर्विचार कर सकते हैं। पुनर्विचार का मतलब है संसद को वापस कर देंगे, ठीक है, फिर पास करो दोबारा, ठीक है, कि इसमें ये गड़बड़ियां हैं, इसको फिर से आप पास करिए, फिर ले आइए, फिर मैं सिग्नेचर करूंगा इसमें। बात क्लियर हो रही है? निलंबकारी वीटो यानी सस्पेंसिव जो वीटो है, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर पुनर्विचार कर सकते, पुनर्विचार लौटा सकते थे, संसद उसको दोबारा पास करेगी और उसी पर जो है आपका फिर से सिग्नेचर करेंगे, राष्ट्रपति कानून बन जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत नहीं ना दोस्त? आगे जरा समझिए। तीसरा जो इसमें राष्ट्रपति जो आपका शक्ति थी, तीसरा वो है जेबी वीटो। कौन सा? जेबी वीटो, इसको बोलते थे पॉकेट वीटो। क्या बोलते थे? पॉकेट वीटो क्या है? तो जरा समझिए बच्चा, पॉकेट वीटो का मतलब है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रख लेते थे, तो उसे क्या कहा जाता था? रख लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जेबी वीटो। यानी कि कोई राष्ट्रपति महोदय हैं, वो अपने पास जो है विधेयक को रख लिए, ना ही बच्चा उसे जो है आपका, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाया है, ना ही पुनर्विचार किया उस पे, और ना ही रद्द किया है, ऐसा जो है आपका राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। कोई भी विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, ना ही पुनर्विचार करने के लिए लौटाएंगे और ना ही उसको रद्द किए रहेंगे। इसे बोलते हैं जेब में भर लिए। इसे क्या किए? जेब में भर लिए राष्ट्रपति महोदय वीटो, जेबी वीटो बोलते हैं। ऐसा हुआ है कभी क्या? पुनर्विचार तो कई बार हो चुका है, जेबी वीटो कहीं इस्तेमाल हुआ है? तो बच्चा ध्यान रखिए, बिल्कुल हुआ है। 1986 की बात है। कब की बात है? 1986 की बात है। ज्ञानी जैल सिंह जो है भारत के राष्ट्रपति थे। भारत क्या थे? राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह।
तो उन्होंने डाक टिकट पर, इन्होंने क्या किया था, डाक टिकट पर जो है आपका जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था, जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। डाक टिकट पर इन्होंने क्या किया था, जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। कोई दिक्कत दोस्त यहां तक? अगला जो अनुच्छेद है वो बजट संबंधित है, तो बजट के बारे में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे और उसमें चर्चा करेंगे क्या क्या बजट का इतिहास है, कौन प्रस्तुत किया। ठीक है, आप सभी इतना पढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।